हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। जब हम अपने नेशन, अपने देश से जुड़ के अपने आप को कनेक्ट करके जो देशभक्ति वाली फीलिंग अपने अंदर डेवलप करते हैं वो नेशनलिज्म कहलाती है। एक नेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे लोगों के राइट्स के बारे में बात हो, उन्हें फ्रीडम मिले, लोग इक्वल माने जाएं यानी इक्वालिटी हो सभी के बीच में और उन्हें न्याय मिल सके। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें जहां पे होती हैं उसे नेशन कहते हैं। और वहां के जो लोगों के मन में देशभक्ति की जो फीलिंग होती है, जो भाव होता है, नेशनलिज्म कहलाता है। पेट्रियोटिक फीलिंग नेशनलिज्म कहलाती है। इंपीरियलिज्म, और जब कोई कंट्री ऐसा सोचने लगती है कि हमारी कंट्री ही, हमारा देश ही सबसे महान है और दूसरों के देशों को कमतर समझते हैं, यानी अपने कंपैरिजन में दूसरी कंट्रीज को कुछ समझते ही नहीं है, उनकी वैल्यू ही नहीं करते, अपनी पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और दूसरे देशों पर राज करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंपीरियलिज्म कहलाता है। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? शिफ्ट इन नेशनलिज्म आफ्टर 1871। अभी तक हमने देखा कि नेशनलिज्म की फीलिंग, ये जो नेशनलिज्म के लिए लोग लड़ रहे थे उसमें उन्हें क्या चाहिए थी? लिबर्टी, आजादी चाहिए थी। वो चाहते थे कि उन्हें एक समान ट्रीट किया जाए, इक्वालिटी चाहिए थी। तो कुछ ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक लॉज हैं, उनके लिए लोग लड़ रहे थे, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे थे और वही उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब था। पर अब धीरे से नेशनलिज्म में शिफ्ट आएगा। अब लोगों का नेशनलिज्म को फॉलो करने का तरीका बदलेगा 1871 के बाद से। 1871 में क्या हुआ था? हमने पिछली ही वीडियोस में समझा। 1871 में इटली यूनिफाई हुआ था और इटली के यूनिफाई होने के साथ ही साथ नेशनलिज्म का जो फॉलो करने का तरीका है लोगों का, वो भी बदलता चला गया। बिफोर 1871 से पहले नेशनलिज्म क्या होता था लोगों के लिए? Nationalism was linked with liberty, democracy, unification, like in France, Germany and Italy. अब 1871 से पहले जो लोग हैं वो नेशनलिज्म को लिबर्टी यानी आजादी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और यूनिफिकेशन यानी सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो यूनिफाई हों और एक राज्य बनाए, जुड़ के एक राज्य बनाए मिलके। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं, डेमोक्रेसी, यूनिफिकेशन, लिबर्टी, इनसे जोड़ के देखा जाता था नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म लिबर्टी और लोगों के राइट से मिलके ही बना हुआ था। लोगों को बस इतना ही पता था कि नेशनलिज्म का मतलब ये है कि एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा देश हो जहां पे लोगों के राइट्स के बारे में भी बात की जाए और जहां पे लोग अपने देश से जुड़ा हुआ फील करें, कनेक्टेड फील करें, तो वो उनके लिए नेशनलिज्म था। पर 1871 के बाद क्या हुआ? 1871 के बाद nationalism became associated with power, rivalry and imperialism. 1871 के बाद से जो दूसरे स्ट्रॉन्ग देश थे, स्ट्रॉन्ग पावर्स थी, कंट्रीज थे, तो उन लोगों को लगा कि हमें अपनी पावर स्टैब्लिश करनी चाहिए। अब इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब आजादी नहीं रह गया, नेशनलिज्म का मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं रह गए थे। अब यहाँ पे लोगों का जो फॉलो करने का तरीका था वो बदलता गया और लोगों के लिए नेशनलिज्म का मतलब भी बदलने लगा। अब इनके लिए नेशनलिज्म लिबर्टी, आजादी नहीं थी। अब इनका मतलब था कि हमें अपनी पावर स्टैब्लिश करनी है और इनके लिए ये पावर ही नेशनलिज्म थी। नेशनलिज्म यहाँ पे ये अपने देश की बात क्यों कर रहे हैं? अगर पावर इन्हें चाहिए तो यहाँ पे देश और पावर, इसके बीच में क्या कंपैरिजन है या क्या एक तरह से सिमिलैरिटी है? तो यहाँ पावर, इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग जब पावर में आएंगे, दूसरे देशों पे राज करेंगे, तो इससे हमारी ही कंट्री का नाम बढ़ेगा और हमारी कंट्री को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का तो देश है, लेकिन हमने दूसरों के देशों पे भी कब्जा कर रखा है। हमारे पास इतनी पावर है कि हमने इतने जो राज्य हैं उन पे कब्जा कर रखा है।
वहां पे अपनी पावर स्टैब्लिश कर रखी है। तो इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब सिमट कर अब पावर रह गया था। राइवलरी यानी लड़ाइयां, इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब बन गया था कि हम जितनी लड़ाइयां करेंगे, जितनी टेरिटरीज जीतेंगे, उतना ही हमारा देश का नाम होगा, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। फिर इंपीरियलिज्म यानी वही कॉलोनियलिज्म, जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है, उस पर कंट्रोल करता है, तो वो इंपीरियलिज्म कहलाता है। तो नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे लिबर्टी, डेमोक्रेसी और यूनिफिकेशन नहीं। अब क्या हो गया था, नेशनलिज्म का मतलब पावर, राइवलरी यानी वॉर, और इंपीरियलिज्म यानी कॉलोनियलिज्म। इंटेंस राइवलरीज इन यूरोप। अब यूरोप में काफी हमें राइवलरीज देखने को मिली, काफी सारी हमें वॉर देखने को मिली। बाय द 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी तक, 1801 से 1899 का जो टाइम पीरियड है, तो वहां पे 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स कम्पीटेड फॉर कॉलोनीज। यूरोपियन पावर्स जो थी, यूरोप के जो स्ट्रॉन्ग देश थे, उन्होंने अपनी पावर असर्ट करने के लिए, अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया। कॉलोनीज यानी उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया, और दूसरे देश कहाँ के, एशिया के और अफ्रीका के। अब यही दो कॉन्टिनेंट क्यों चुने, इन्हीं कॉन्टिनेंट के देशों को क्यों इन्होंने अपना गुलाम बनाया, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेस पाए जाते हैं। इन्हें रिसोर्सेस की जरूरत थी, अपनी ग्रोथ करवाने के लिए इन्हें रिसोर्सेस चाहिए थे, जो यूरोप में तो बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, और इन्हीं रिसोर्सेस के लिए वो एशिया और अफ्रीका आए और यहाँ के देशों को अपना गुलाम बनाया। अब इन्हें मार्केट भी चाहिए थी, इन्हें ऐसी मार्केट चाहिए थी जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी चीजें खरीद सकें, यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हों जहाँ पे, यानी जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स भी होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे इनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। अब ये जैसे पहले इंग्लैंड में मान लो रहा करते थे, तो इंग्लैंड में ही अपने गुड्स बेच सकते थे। अब इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली हैं, अलग अलग देशों पे अपना कब्जा जमा लिया है, कंट्रोल करा है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कंट्रोल करना। तो अब ये यहाँ से अपने इंग्लैंड से गुड्स ले जाके इंडिया में भी बेच सकते थे। ये सब चल रहा था ब्रिटिश टाइम पे, यानी इंग्लैंड से गुड्स वगैरह लाए जाते थे और यहाँ पे इंडिया की मार्केट में लाके बेचे जाते थे। देन मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब यूरोपियंस यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्हें चाहिए था कि हमारी जो ग्रोथ है वो हर एक डायमेंशन में हो। इकोनॉमिकल सेंस में हमने देख लिया कि इकोनॉमी कैसे उन्होंने अपनी ग्रो करी, कैसे उनकी कंट्री में पैसा आया, ये सब हमने देखा। और अब वो चाहते थे कि मिलिट्री यानी जो आर्मी की पावर है वो भी हमारे पास हो, तो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इन्होंने असर्ट करने की कोशिश करी। देन बाल्कन रीजन पे आ जाते हैं। बाल्कन रीजन सबसे ज्यादा टेंस्ड रीजन में से एक है, यानी एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती हैं, कभी भी लड़ाई हो जाती हैं, और लड़ाइयों की जो एक तरह से जो रिजल्ट निकलते हैं वो बहुत भयानक निकलते हैं, आउटकम्स बहुत खराब आते हैं। यहाँ पे वॉर्स बहुत ज्यादा ही लड़ी जाती हैं, और पहले टाइम में भी ऐसे ही होता था। ऐसा नहीं है कि अब जाके यहाँ पे वॉर्स लड़ी जा रही, नहीं, पहले से 19th सेंचुरी से यहाँ पे बाल्कन रीजन में खूब वॉर्स लड़ी जा रही हैं। ये एरिया सबसे ज्यादा टेंस्ड एरियाज में से एक है। अब बाल्कन रीजन किसे कहते हैं, जो आज प्रेजेंट डे हम कुछ छोटे छोटे देश देख रहे हैं, जैसे ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और बॉस्निया, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश जो हैं वहां पे यूरोप की साइड में, उस पूरे एरिया को बाल्कन रीजन कहा जाता है। ये बाल्कन रीजन पे, मतलब इसी बाल्कन रीजन पे कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का, जो आज प्रेजेंट डे टर्की है, वहीं पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, और उसी का रूल था, ऑटोमन एम्पायर का ही रूल था बाल्कन रीजन में। पर इस टाइम तक 19th सेंचुरी आते आते ऑटोमन एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गया था। पहले ऑटोमन एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल था, रूलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बट अब धीरे धीरे 19th सेंचुरी आते आते इनकी पावर खत्म होती चली गई, वीक होना शुरू हो चुकी थी। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ग्रीक्स, सर्ब्स एक्सेट्रा वांटेड इंडिपेंडेंस। अब अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स थे, यानी अलग अलग जो कल्चरल कम्युनिटीज थी,
जितने भी हमने यहाँ पे ये देश देखे, ये सारे देश अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने की बात कर रहे थे। अब इन्हें भी आजादी चाहिए थी। ग्रीक्स यानी ग्रीस के लोग, सर्ब्स यानी सर्बिया के लोग, बुल्गेरियंस यानी बुल्गारिया के लोग, ऐसे ही सभी लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे कि हमें ऑटोमन एम्पायर से अलग होना है और हमें अपना खुद का देश चाहिए, एक नेशन स्टैब्लिश करना है हमें। ओके, और उसके बाद आया उसके बाद रशियन, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ब्रिटेन all wanted to expand influence in the Balkan region। अब जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, जैसे रशियन एम्पायर था और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये हैब्सबर्ग एम्पायर था, यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन हो गया, जर्मनी और ब्रिटेन, ये सारे जितने भी एम्पायर्स थे, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे, वो सब चाहते थे कि उनका इस बाल्कन रीजन पे कंट्रोल हो। वो इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि बाल्कन रीजन जो है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है, यानी उसमें सी रूट है, वो ट्रेड कर सकते थे उस सी रूट के थ्रू। तो सी रूट के थ्रू ट्रेड करने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और उसी प्रॉफिट के चलते ये चाहते थे कि हमारा इस बाल्कन रीजन पर कंट्रोल हो। कौन चाहते थे? ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ये सब लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिन्हें बाल्कन वॉर्स भी कहा जाता है। अब ये सारे जो एम्पायर है वो चाहते थे कि उनका कंट्रोल हो बाल्कन रीजन पे। अब कंट्रोल ऐसा तो नहीं है कि बस उनका मन किया और अचानक से वो पूरा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया, नहीं, उन्हें वॉर्स लड़नी पड़ी। और अब ये सारे एम्पायर्स चाहते थे कि ये एरिया उनके कंट्रोल में आए, तो इनकी आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई कि किसका कंट्रोल होगा बाल्कन रीजन पे, किसका नहीं होगा। और यहाँ पे इनकी अलग कहानी चल रही थी। ये बाल्कन रीजन के जो कंट्रीज हैं, इन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी। यहाँ भी वॉर चल रही है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए और वहां वॉर चल रही है इसी एरिया को कॉन्कर करने के लिए। नेशनलिज्म लीडिंग टू इंपेरियलिज्म। अब धीरे धीरे ये जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो धीरे धीरे इंपेरियलिज्म की तरफ बढ़ेगा, इंपेरियलिज्म को जन्म देगा। यानी लोगों मतलब अब जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो वीक कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना शुरू करेंगे। स्ट्रॉन्ग नेशंस एक्सपैंडिंग देयर पावर बाय कंट्रोलिंग वीकर वंस। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन जो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, देश हैं बड़े बड़े, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो लोग अब धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और अपनी ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, जो छोटे देश हैं उन्हें ऑप्रेस करेंगे, उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। इंपीरियलिज्म बिकेम अग्रेसिव नेशनलिज्म। इंपीरियलिज्म किस चीज का रिजल्ट था? इंपीरियलिज्म क्यों स्टार्ट हुआ? क्यों छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाया गया? क्योंकि अभी तक ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग लिबर्टी के थ्रू चल रही थी ना, अब वो शिफ्ट कर गई है किसके टुवर्ड्स अग्रेसिव नेशनलिज्म। अग्रेसिव नेशनलिज्म यानी अब लोगों के मन में पहले ऐसी फीलिंग नहीं थी कि क्या कहते हैं हमारा ही जो देश है वो सबसे बेस्ट है, ऐसी फीलिंग लोगों के मन में नहीं थी पहले। अब धीरे धीरे इनके मन में आ रहा है कि हमारा ही देश सबसे बेस्ट है और दूसरों के देशों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में एकदम एक तरह से कोई वैल्यू ही नहीं की गई उस टाइम पीरियड पे। तो ये अग्रेसिव नेशनलिज्म थी और इसी के चलते इंपीरियलिज्म का जन्म हुआ। जब लोगों को लगने लगा कि हमारा ही देश सबसे ज्यादा बेस्ट है, हमारी कंट्री सबसे बेस्ट है, सुपीरियर है, तब जाके इन लोगों ने क्या किया, कॉलोनीज बनाना शुरू किया, छोटे देशों पर रूल करना शुरू किया। नेशनलिज्म, अब यही जो अग्रेसिव नेशनलिज्म चल रहा था उसी के चलते वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। 20th सेंचुरी आते आते यानी 1901 से 1999 तक का टाइम पीरियड, तो ये जो 1900 आते आते यानी 20th सेंचुरी स्टार्ट होते होते क्या हुआ था, हॉस्टिलिटी अमंग यूरोपियन पावर्स। अब जो यूरोप के बड़े बड़े पावर्स थे, बड़े बड़े जो कंट्रीज थी, एम्पायर्स थे, वहां पे उनके बीच में हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई थी, यानी उनके बीच में बन नहीं रही थी। क्यों? उन्होंने इतनी सारी वॉर लड़ी बाल्कन रीजन के लिए। अब जब जिनके बीच में वॉर हुई, ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई हुई है और तुरंत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, वो दोस्त बन जाएंगे, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेंगे, नहीं। वॉर के बाद बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी यूरोपियन पावर्स में, यूरोपियन कंट्रीज में। यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक तरह से बढ़ती चली जा रही थी, वॉर लाइक सिचुएशन और क्रिएट होती जा रही थी
और आर्म्स रेस एंड अलायंसेस, आर्म्स रेस चल रही थी, यानी जर्मनी ने मान लो 10 न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, तो अब जो फ्रांस है वो सोचेगा मैं कैसे पीछे हटूं, मैं 20 बनाऊंगा। इस टाइप से आर्म्स यानी हथियार बनाने की इनके बीच में रेस चल रही थी, किसके पास सबसे ज्यादा हथियार होंगे। अलायंसेस इन्होंने बनाए, यानी एक फ्रेंड सर्कल बोलते हैं हम, वो इन्होंने बना लिया। जैसे मान लो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब जिनके बारे में हमने पढ़ा, मान लो इन सब ने एक ग्रुप बना लिया, अगर जर्मनी पे हमला करता है कोई तो फ्रांस और इटली भी उसका जवाब देंगे, यानी जर्मनी की तरफ से लड़ेंगे। ऐसे इन्होंने अलायंसेस बना लिए, ग्रुप्स बना लिए। बाल्कन क्राइसिस, अब यहाँ पे बाल्कन क्राइसिस शुरू हो गया, इतनी वॉर्स लड़ी गई, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, और वॉर्स की वजह से ना बाद में वॉर्स के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। जो आम जनता है, लोकल पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल जो है वो सफर करते हैं। फूड शॉर्टेजेस हो गए, काफी प्रॉब्लम ऐसी राइज हुई बाल्कन रीजन में, तो यहाँ पे बाल्कन क्राइसिस हमें देखने को मिले। दिस अल्टीमेटली लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1 इन 1914, और इन्हीं सब चीजों के चलते वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई 1914 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप ये टॉपिक और ये पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आया है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखते चलें, ताकि ये पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट में आपके दिमाग में बस जाए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।